बेटा बात क्या है कि हमने लास्ट टाइम पर पीरियोडिक टेबल का बहुत डिटेल में पढ़ा था बेटा, उसकी ट्रिक भी सीखी थी। अब हमको बातें करनी है बेटा, अब हमको बात करनी है एटॉमिक रेडियस की, बात करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी की, बात करनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और बात करनी है लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा। ये चारों टॉपिक मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं बेटा, ठीक है। तो और ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का बेटा, इसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग शुरू करूंगा। क्लियर होगी बात बेटा? तो सभी बच्चे जुड़ जाइए बेटा, ज्यादा ज्यादा बच्चों को जोड़ लीजिए। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है बेटा, बहुत बेस्ट मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं, जो आपके इस क्लास में तो काम आएगा ही आएगा, अगले साल भी बेटा आपके काम आएगा। ठीक है बेटा बात? तो शुरू करते हैं बेटा। एक बार मैं देख दो कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं। बेटा जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, मेहनत से बड़ा ना तो कोई कभी कुछ हुआ है ना भी हो सकता बेटा, ठीक है। तो मेहनत करते चले जाओ, बाकी कोई भी आपको रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है बेटा। कौन कौन बच्चे जुड़ चुके बेटा? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं हाथों हाथ उसको देखूंगा। मैं हर 5-7 मिनट में कमेंट्स को पढ़ता रहूंगा, तो इस पर आप कर लेना कमेंट, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस की। क्या होती है बेटा एटॉमिक रेडियस? किसी एटम की रेडियस को कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? मान लो बेटा एटम की रेडियस क्या होती है, रेडियस पहले तो ये समझो। मान लो कोई स्फीयर है, ठीक है, उसके सेंटर से उसके सरफेस तक की डिस्टेंस होती है, उसको रेडियस बोला जाता है बेटा, ठीक है। सेंटर से सरफेस सरफेस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है बेटा। अब लेकिन आप बात करेंगे किसी एटम में, एटम में क्या होता है बेटा? सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वो लास्ट ऑर्बिट, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन या बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन से आपके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को बेटा एटॉमिक रेडियस बोलते हैं बेटा। ये होगी एटॉमिक रेडियस, ठीक है बेटा। बात यहां तक। अब इसको प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं बेटा? आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से मूव करता है कि वो पार्टिकल नेचर ना रखकर वेव नेचर रखता है अपने पास, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है पूरी ऑर्बिट में। समझ में आ गई बात यहां तक? अब इस तरीके से अगर रिवॉल्व कर रहा है तो आप बता पाएंगे कि रेडियस क्या होगी? डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, दैट्स व्हाई बाउंड्री of atom does not define। अब एटम की बाउंड्री को फिक्स नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, वेव नेचर है, एक ही पॉइंट पर हर जगह मौजूद है, एक ही टाइम पर हर जगह मौजूद है, क्योंकि वेव तो एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, वेव तो पार्टिकल डिस्क्रीट होते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से तो बेटा हम रेडियस फाइंड नहीं कर पाएंगे, अब हमें दूसरा मेथड चाहिए एटम की रेडियस फाइंड करने का बेटा, ठीक है। अब वो कैसे किया जाता है वही मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा। अब हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक रेडियस है बेटा वो हम फाइंड करते हैं बेटा इंटरेक्शन स्टेट पर। इंटरेक्शन स्टेट पर फाइंड करते हैं बेटा, ये समझाता हूं क्या है, या इसको बोला जाता है बॉन्डेड स्टेट। ऐसा तो हम फाइंड नहीं कर सकते, आइसोलेटेड एटम की जो हम रेडियस है वो फाइंड नहीं कर सकते। आइसोलेटेड जो एटम है बेटा, आइसोलेटेड एटम की रेडियस हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है, बाउंड्री डिफाइन है नहीं, तो आप क्या बताओगे रेडियस क्या? नहीं बता पाओगे। तो हम इंटरेक्शन लेवल पे बात करते हैं। मान लो आपको अगर हाइड्रोजन के एटम की रेडियस जाननी है तो आप क्या करेंगे? तो हम H को ना देख के H2 को देखेंगे बेटा।
ठीक है, हम जानते हैं कि जो एटम्स है वो बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्डेड स्टेट में देखेंगे बेटा, ठीक है। और एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो होगी बेटा, इसको बोलते हैं बेटा डायमीटर, डायमीटर बराबर होगी, ठीक है। और रेडियस क्या होगी बेटा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इस डायमीटर के हाफ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट हो गए ना, दोनों ही एटम के न्यूक्लियस फिक्स पॉइंट हो गए। अब दो फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाती है। एक्यूरेट नहीं होती क्योंकि बेटा ओवरलैपिंग होती है, जब बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जो जो ऑर्बिट है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन और क्या कर सकती है, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है, समझ में। आइसोलेटेड एटम की हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको बॉन्डेड स्टेट में, इंटरेक्शन स्टेट में देखना पड़ेगा कि हाँ रेडियस क्या हो सकती है, तो हमें अप्रोक्स आइडिया मिल जाता है कि ये रेडियस हो सकती है बेटा। क्लियर होगी बात बेटा यहां तक आपको, ठीक है। अब जो एटॉमिक रेडियस होती है बेटा वो कई टाइप की होती है, टाइप्स देख लो बेटा इसके। सबसे पहले होता है बेटा कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस, ठीक है। जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के थ्रू कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो ये कोवलेंट रेडियस का एग्जांपल है बेटा, बॉन्ड बनाते हैं, तो उस टाइम पर दो अलग अलग एटम्स, जो जो डिफरेंट एटम्स हैं, उनकी सेंटर या न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ करके हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं बेटा, इसको बोला जाता है कोवलेंट रेडियस, ठीक है। दूसरा होती है बेटा वंडरवॉल रेडियस, सबके बारे में करके बात करेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा आपकी मेटेलिक रेडियस, इसके बाद बेटा आयोनिक रेडियस, ठीक है बेटा बात यहां तक। तो इन चार मेथड से हम क्या करते हैं बेटा, एटम की रेडियस को फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। हमें मेजरली बेटा तीन पढ़ने हैं, ये तीन आपके सिलेबस में मौजूद है बेटा, ठीक है। क्लियर है बात बेटा, तो एक एक करके इनको देख लेंगे बेटा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोवलेंट रेडियस की। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है बेटा, ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है बेटा, ठीक है। मान लो हमें हाइड्रोजन की रेडियस फाइंड करनी है बेटा, हाइड्रोजन के एटम की रेडियस फाइंड करनी है, तो हम आइसोलेटेड वे में तो देख नहीं सकते, तो पहले बॉन्ड बनाने दो उसको। हाइड्रोजन का एटम जब दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, इसको बोला जाता है कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, हमें पता है ना। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है, शेयरिंग हो जाती है, दोनों ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकता है, तो उसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। बात ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है बेटा, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा बीच में, समझ की बात यहां तक। तो समझ सकते हो कि जो ऑर्बिटल है बाहर का, जो शेल है, उनकी आपस में क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। अब हमको दो यहाँ पे फायदा हमारा क्या मिला, हमें फायदा ये मिला बेटा कि यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट मिल गया हमें, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिल गया, और यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिल गया, बीच में यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम, इन दोनों के सेंटर्स की यानी दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को डायामीटर बोला जा सकता है बेटा, ठीक है। तो ये डायामीटर हो जाएगा बेटा DH, या डिस्टेंस बोल दो दोनों न्यूक्लियस के बीच की, किसके, हाइड्रोजन के। या हम हाइड्रोजन की ना बात करके कोई भी रैंडम एटम हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ए का मतलब एटम, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो DAA, ठीक है बात। अगर मुझे रेडियस जाननी है, अगर मुझे एटॉमिक रेडियस जाननी है, तो हम क्या करेंगे, इस DAA को डिवाइड कर देंगे 2 से, और हमको एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी, हमें इस एटम की रेडियस मिल जाएगी। एक्यूरेट नहीं होगी बेटा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, थोड़ी सी छोटी होगी, ओवरलैपिंग हो गई ना। तो वैसे तो अगर बिल्कुल ये इस तरह से होता, अगर बिल्कुल इस तरह से होता, बिल्कुल,
तब तो बिल्कुल सही बात होती है कि भाई इसका हाफ कर दो तो हाफ में तो यहाँ रेडियस मिल जाएगी हमको, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कम होगी, हमेशा जो एक्चुअल रेडियस होगी उससे थोड़ी सी छोटी आएगी, ये बात फिक्स है। ठीक है बात बेटा। अब एक चीज और बेटा, ये तो सेम एटम की बात होगी, अगर डिफरेंट एटम आ जाए बेटा, फॉर डिफरेंट एटम, जैसे कि बेटा HCl आ गया कोई, तो कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, तो इनके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, HCl के बीच में भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ देखो जरा, इनके बीच में से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये होगा मान लो कोई एलिमेंट, अब मैं इसको ये ना बोल के HCl ना बोल के कुछ और बोल देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ बेटा A और B के बीच में बॉन्ड बना है, तो ये न्यूक्लियस किसका होगा, A का होगा, और ये न्यूक्लियस किसका होगा, B का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, DAB। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस आएगी बेटा, वो आ जाएगी DAB अपॉन 2। ठीक है बेटा बात। एक कंडीशन है बेटा, यहाँ जब सेम एलिमेंट है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग सेम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आज बात करने वाले बेटा, हमारा लास्ट का टॉपिक वही होगा। समझो, मैं एक हिंट देता हूं आपको, मान लो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। अब जो ज्यादा अब ये क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इसको जो अपनी तरफ खींच कर रखेगा, यानी अपने पास ज्यादा क्लोज रखेगा, उसकी नेगेटिविटी ज्यादा हाई होगी। मतलब इस पूरे क्लाउड को ऐसे खींच लिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो जो एलिमेंट इस क्लाउड को खींच लेता है अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव कौन खींचेगा, न्यूक्लियस खींचेगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखो तुम, इसके न्यूक्लियस में तो केवल एक ही प्रोटॉन होगा। मान लो अगर HCl की बात करूं मैं, तो इसके न्यूक्लियस में तो बेटा एक प्रोटॉन होगा, और इसके न्यूक्लियस में बेटा 17 प्रोटॉन होते हैं। तो अब बताओ 17 प्रोटॉन ज्यादा इफेक्टिव होंगे या फिर एक प्रोटॉन ज्यादा इफेक्टिव होगा? मान लो कि यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे है निगेटिव चार्ज, इधर एक प्रोटॉन है और इधर 17 प्रोटॉन है, कौन खींचेगा इस पेयर को अपनी तरफ? तो ये जो 17 प्रोटॉन है, ये थोड़ा सा अपनी तरफ को शिफ्ट रखेगा इसको, ये बॉन्ड बिल्कुल बीच में ना बन के ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, अभी हम हमें पढ़ना है इसके बारे में भी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर डिफरेंट हो तो बेटा तो क्लाउड खिसक जाएगा, थोड़ा सा ओवरलैप में थोड़ा सा फर्क आएगा। समझ में आ गई बात? ये इस तरह से बात होगी, फिर क्लोरीन अपने तरफ रखेगा तो ये क्लाउड थोड़ा सा खिंच जाएगा बेटा। समझ में आ गई बात? तो डिफरेंट शेप बनेगी फिर कुछ, तो उस टाइम पे कुछ और बात होगी। ठीक है, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटे लिए, आपको RA की वैल्यू हो जाएगी RA प्लस RB माइनस 0.9 जाई A माइनस जाई B। ठीक है बेटा बात? ठीक है, ये हम कब यूज करेंगे? इफ इलेक्ट्रो निगेटिविटी इज डिफरेंट। समझ में आएगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। समझ में आ गई बात यहां तक बेटा? जाई ए और जाई बी क्या है? व्हाट इज जाई ए एंड जाई बी? ये है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। समझ में आ गई बात बेटा यहां तक बात आपको? ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बच्चे कुछ कह रहे हैं बेटा, एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूं।
हाँ वहां भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। आप कौन बेटा? चंदन। बेटे अभी देखो हमारा ये चैनल नया है, आपको नहीं पढ़ना आप मत पढ़ो, ठीक है? ये वीडियो जो यहाँ पे बनाया जा रही है, ये हमेशा के लिए इस प्लेटफॉर्म पर सेव हो जाएगी और जब भी किसी को पढ़ना है तो उसके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है बेटा? बात, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो, ठीक है बेटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका बेटा। ठीक है बेटा, बात करते हैं आगे की, ठीक है? वंडर वॉल रेडियस। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, किसी बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा छोटी चीज से होती है। कोई भी डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचता, सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, ठीक है? आज हम जो भी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये हमारी मेहनत है, ठीक है? और हम पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है बेटा? हम यही खड़े रहते हैं 2-2 3-3 4-4 घंटे, ठीक है? और आप अगर देखो बेटा, अगर आप भी लगातार अपनी पढ़ाई पे ऐसे फोकस कर लो कि आपको कोई देखेगा, आपके कोई नंबर देगा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने नॉलेज क्या गेन की, मेन मोटिव सिर्फ यही है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। ये जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, ये आपको मौका दे रहा है। देखो वैसे तो आप जाओगे केमिस्ट्री पढ़ने या फिर मैथ पढ़ने या फिर आप फिजिक्स पढ़ने, तीनों सब्जेक्ट अगर कहीं पढ़ना है आपको तो मिनिमम 1000 रुपए फीस दोगे टीचर को, और तीनों सब्जेक्ट के 3000 रुपए, 12 महीने पढ़ोगे, 12 से 36 हजार रुपए आपको देने पड़े, और यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको। समझ में आ रही बात बेटा? और नॉलेज बिल्कुल देख लो आपके सामने है, अगर कोई कमी हो तो बताना बेटा। आप जो भी बेटे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिसर्च करने के बाद बेटा यहाँ पे खड़ा होता हूं मैं आके। ये बात को हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखो बेटा, ठीक है? जो भी आपको मिल रहा है वो आपको बिल्कुल सटीक चीज मिल रही है बेटा, ठीक है? अब देखो वो आपकी इच्छा है, आप कितना उसको गेन कर पाते हो कितना नहीं, तो आप बस मेहनत करो, पढ़ो, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज कर दो बेटा, ठीक है? अब देखो बच्चा, वंडर वॉल रेडियस क्या होती है? वंडर वॉल रेडियस बेटा ये ऐसे एटम्स के बीच में, ये हमारा मेथड है रेडियस निकालने का, ये ऐसे एटम्स के बीच में निकालते हैं जो बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है? मतलब यहां पे लिखा जाएगा विदाउट एनी बॉन्ड। अब बॉन्ड कौन कौन नहीं बनाते बेटा? जो नेचर में आइसोलेट कंडीशन में रह सकते हैं, स्टेबल रहते हैं, इनर्ट गैसेस, ठीक है? आपको पता है हाइड्रोजन कभी H की फॉर्म में नहीं मिलता हमको, नेचर में हमेशा किस फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसको पूरा करता है बॉन्ड बनाकर, ठीक है? लेकिन जो इनर्ट गैसेस होती है, जो इनर्ट गैसेस होती है वो क्या करती है बेटा? जैसे हीलियम, अब हीलियम का जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट है, ठीक है? तो इसको रिएक्ट, ये लेस रिएक्टिव होती है बेटा, इसका रिएक्शन जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, ये एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि नेचर में स्टेबल है। अब और हाइड्रो हीलियम का हमको, अगर हमें हीलियम का एटॉमिक रेडियस जाननी है, रेडियस जाननी है इसकी, तो मैं क्या करूंगा बेटा? अब ये तो बॉन्ड नहीं बनाता, ये तो बॉन्ड नहीं बनाता, तो क्या करेंगे बेटा? तो इनके बीच में बेटा क्या होता है, जब कोई गैस छोड़ते हैं, मान लो आपने परफ्यूम कभी छोड़ा हो कमरे में, ठीक है? तो वो पूरा परफ्यूम एक ही कोने में स्प्रे करो, पूरे कमरे में फैल जाता है, मतलब जो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा होता है बेटा, ठीक है? तो ये कभी भी चिपक के नहीं रहते एक दूसरे से, इनके बीच में कुछ गैप होता है, लेकिन गैस सारी इकट्ठा ही रहती है। अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड तो नहीं बनाता, ठीक है? अब ये जो हमारा एटम है, ये इस एटम के साथ बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो क्या करेगा बेटा? इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, ये तो बहुत बहुत ही वीक फोर्स से, इनके बीच में होगा अट्रैक्शन फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स से, और उस फोर्स को बोला जाता है वंडर वॉल फोर्स, वंडर वॉल फोर्स, ठीक है? जब ये फोर्स इफेक्टिव होता है इन दोनों एटम्स के बीच में, तो ये क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है बात बेटा? ये दोनों एक दूसरे के आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, बिल्कुल मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका न्यूक्लियस इनको दूर भगा देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो ज्यादा क्लोज नहीं आने देगा, अब बॉन्ड ये बनाएंगे नहीं,
समझ में आ गई बात। तो वंडर वॉल क्योंकि एक बहुत ही वीक फोर्स है और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स को क्लोज तो रखता है लेकिन बिल्कुल चिपका नहीं सकता। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल क्लोजेस्ट अप्रोच ले ले, ठीक है, उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस होगा, उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस होगा, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास मान लो ए, ये हो गया हमारे पास ए, ये सेम ही तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ए एंड ए, तो यहां पर जो वंडर वॉल रेडियस आ जाएगी बेटा, वंडर वॉल वो आएगी बेटा डी ए अपॉन 2। जो कोवलेंट रेडियस थी उसमें हो रही है ओवरलैपिंग, समझ की बात। तो वो रेडियस एग्जैक्ट नंबर से थोड़ी छोटी होती है। इसमें इसमें तो इनके बीच में गैप ही बहुत ज्यादा है। इसमें जो रेडियस निकलेगी वो एक्चुअल रेडियस से बड़ी निकलेगी बेटा, समझ की बात। इसका मतलब जो है जो कोवलेंट जो यहाँ पे वंडर वॉल रेडियस, अब मजबूरी है हमारी, मजबूरी क्या है, क्योंकि ये वाले तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं, तो वो वाला मेथड यहाँ काम ही नहीं आने का। ये तो एक दूसरे अट्रैक्ट नहीं करते, कोई शेयरिंग होती ही नहीं इनके बीच में, ये तो बस एक वीक फोर्स है इनके बीच में जो इनको एक साथ रखता है बस। और ये जितना क्लोज आ सकते हो उतना क्लोज पहले इनको आने दो। ठीक है, जब क्लोजेस्ट, जब ये बिल्कुल क्लोज पहुंच जाएंगे दूसरे के, इससे ज्यादा क्लोज की, इससे ज्यादा क्लोज ये नहीं आ पाएंगे, उस टाइम पर इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, उसको बोला जाता है वंडर वॉल रेडियस। समझ में आ गई बात यहां तक। ये एक्चुअल रेडियस से थोड़ी बड़ी आएगी, बिल्कुल ऑफकोर्स सी बात है, बड़ी आएगी। समझ में आ गई बात यहां तक, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ये यहां तक की बात करेगा, ये तो बता रहा है कि ये है रेडियस, जबकि एक्चुअल नंबर नहीं है, पर हमारी मजबूरी है, और कोई मेथड भी तो नहीं है। समझ में आ गई बात। तो इनर्ट गैसेस का, इनर्ट गैसेस की जो रेडियस निकालते हैं, एटॉमिक रेडियस, वो निकाली जाती है वंडर वॉल रेडियस के थ्रू। समझ में आ गई बात यहां तक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, क्या बात है बेटा ऐसी, कि जो हमारी वंडर वॉल रेडियस है, वंडर वॉल रेडियस है बेटा, वो बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से, बड़ी ही आएगी बेटा। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस तो एक्चुअल नंबर से छोटी होती है और वंडर वॉल एक्चुअल नंबर से बड़ी होती है बेटा। समझ में आ गई बात यहां तक, क्लियर, नोट कर लो बेटा इसको। कुणाल शिवारे बेटा, जितनी मेहनत तुमने यहाँ पे टाइपिंग करने में कही, अगर इतनी मेहनत तुम पढ़ाई में किसी और काम में कर लेते तो आज तुम्हारा उद्धार हो जाता बेटा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप फैन नंबर 1 बन चुके हो मेरे फिलहाल। देखो आपके नाम के सामने भी कहा रहा है फैन नंबर 1। ये कौन कौन बच्चे कहाँ कहाँ से आ गए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, चलते रहो। आगे देखते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। अब बात करते हैं बेटा मेटालिक रेडियस की। ठीक है, मेटालिक रेडियस देखो बेटा, बेटा देखो मेटालिक रेडियस क्या होती है बेटा, आपको पता है मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहती हैं, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे छूट ही नहीं पाते बेटा। ठीक है बेटा, बात यहां तक। अब क्या होता है, मान लो ये कोई मेटल है हमारे पास, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स अंदर बहुत ही क्लोजली पैक रहते हैं बेटा, और इनके बीच में कोई गैप भी नहीं होता। ठीक है, बहुत ही क्लोजली पैक रहते हैं वो, अगर गैप हो बहुत ही माइन्यूट गैप, ऐसे कह सकते हो नेग्लिजिबल गैप होता है। ठीक है बेटा, बात क्लोजली पैक रहते हैं बेटा ये इस तरीके से मेटल्स के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम एटम की बात करें तो एटम्स की बात ऐसी करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो क्लोजली पैक है। ठीक है, ये मेटल के एटम है बेटा, ये एटम ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, बात अब यहां देखो जरा बेटा, दो एटम जो मेटल के एटम है वो एक दूसरे के पास बहुत क्लोज रहते हैं बेटा। क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। जो इनर्ट गैसेस है
उनके मॉलिक्यूल्स को क्लोज कौन रखता है? एक वीक फोर्स जिसका नाम है वंडर वॉल फोर्स। समझ में आ गया? वो ज्यादा क्लोज नहीं ला पाता मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को, ठीक है। लेकिन मेटल्स के जो हमारे एटम्स हैं उनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है बेटा, उसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है बेटा कि आप कितना भी कर लो, आप फेंक के मार दो मेटल को, किसी के सर पे मार दो मेटल को, उसके मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होते। समझ में आ गई बात? यहां तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है बेटा। इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बेटा बात? जिस वजह से मेटल के जो एटम है बहुत क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन एटम्स के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ये मान लो m है कोई मेटल का पीस, ये भी कोई मेटल, सॉरी पीस क्या रो, एटम। समझ में आ गई बात? और इसको बोला जाता है DMM, क्लियर। और जो हमारे यहाँ पर जो मेटेलिक रेडियस होगी बेटा वो हो जाएगी इसका हाफ, DMM का हाफ। ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रेडियस निकाल के देता है, मेटल्स के एटम की रेडियस ज्यादा एक्यूरेट तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि मेटल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत ही ज्यादा क्लोज ले आता है, इनके बीच की डिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है और ओवरलैपिंग भी नहीं होती। समझ में आ गई बात बेटा? अब अगर हम तीनों के बीच में रिलेशन बनाना चाहें, वंडरवॉल रेडियस के बीच में, कोवेलेंट रेडियस के बीच में, मेटेलिक रेडियस के बीच में एक रिलेशन बनाना चाहें, तो देखो बेटा जरा, जो वंडरवॉल रेडियस है वो साइज, वो सबसे बड़ा साइज बताती है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है। देखो सबसे पहले आप ये वंडरवॉल देखो, ये इनके इतने बड़े गैप के बीच में का हाफ करती है बेटा ये, ठीक है। जो हमारी मेटेलिक रेडियस है उसमें गैप लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो ये एक्यूरेट बात करती है। और जो कोवेलेंट है उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है, तो ये एक्चुअल से थोड़ी सी छोटी होती है, वो एक्चुअल से थोड़ी सी बड़ी होती है और ये लगभग एक्चुअल के पास होती है। तो बड़ी कौन सी हुई रेडियस? वंडरवॉल, उसके बाद मेटेलिक, उसके बाद कोवेलेंट। समझ में आ गई बात यहां तक? तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं वैंडर वॉल रेडियस बड़ी होती है, उसके बाद आती है मेटेलिक रेडियस, ठीक है, और उसके बाद आती है कोवेलेंट रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये बात को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से भी, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते बेटा, अब आगे बात करते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। हमने बेटा इससे पहले लेक्चर में पढ़ी थी आपके लिए, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम होता है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड के हिसाब से देखता है कि एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन कैसे आता है बेटा, ठीक है। तो सेकंड पीरियड की बात करेंगे बेटा, हैली बेटा, ठीक है। उसके बाद वहां आ जाओ कार्बन, उसके बाद सॉरी पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर नियोन आएगा, ठीक है। अगर आप पीरियड में, मैं बात किसी कर रहा हूं पीरियड की, पीरियड को बोला जाता है रो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कितने पीरियड होते हैं हमारे मॉडर्न एटॉमिक टेबल में? 7 पीरियड होते हैं। अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चले, कैसा चलना पड़े बेटा? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं? नहीं। देखो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 1s2 और 2s1, इसका 1s2 और 2s2, इसका 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। इसका चलते रहेंगे यहां तक, फिर फ्लोरीन में आ जाएंगे बेटा,
फ्लोरीन तक चलेगा, फिर नियोन पे आ जाओ 1s2 2s2 2p6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो p वाला शेल। अब देखो कौन सा शेल चल रहा है, सेकंड शेल चल रहा है, यहाँ पर भी सेकंड शेल चल रहा है, ये भी सेकंड शेल की बात कर रहे हो, यहाँ तक भी सेकंड शेल ही चल रहा है। तो मतलब शेल नहीं बढ़ा, तो बढ़ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा जरा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है बेटा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से क्या मतलब है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं बेटा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और प्रोटॉन्स होते कहां है, न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ये क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है आपको, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते कहां है बेटा, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, समझ में आ गई बात। तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बात यहां तक। अब ध्यान दो जरा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी मान लो एक प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे चार्ज बढ़ा दूं, सेंटर पे चार्ज इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इस पर जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स, समझ में आ गई बात। अब ये तीनों मिलके खींचेंगे इसको, जिसकी वजह से इसकी जो ऑर्बिट की जो रेडियस है वो श्रिंक हो जाएगी। पहले यहां पर थी, पहले ये थी, ठीक है, चार्ज बढ़ा दो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये, और इसकी रेडियस थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी ना भाई। कोई दूर है, पहले एक आदमी ने पकड़ के रखा हुआ था, अब तीन तीन ने खींच के रखा अपनी तरफ को, तो उसको क्लोज ले आएंगे बाहर वाली शेल से, थोड़ा सा वो शेल के जो रेडियस है वो छोटी हो जाएगी, समझ में आएगा। न्यूक्लियर जो हमारा एटम है उसका साइज कम हो जाएगा, समझ में आई बात। देखो जब यहाँ पे एक चार्ज था तो साइज बड़ा था, ठीक है, और जब नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज हो गए 1 2 3, तो साइज ऐसे छोटा हो जाता है बेटा, इससे छोटा हो गया ना, क्योंकि बाहर साइज किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर घूम रहा है, वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है, वही साइज को डिसाइड करता है। वो पहले बहुत दूर घूम रहा था, समझ में की बात, उस पर केवल एक ही अट्रैक्शन फोर्स था, अब ये पास घूम रहा है क्योंकि इस पर अट्रैक्शन फोर्स का अमाउंट बढ़ चुका है बेटा, ठीक है। तो क्लोज आएगा, साइज कम हो जाएगा, साइज कम हो गया मतलब रेडियस कम हो गई, समझ में आ गई बात यहां तक। ये मिटा दूं मैं, अब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर बढ़ने से लेफ्ट टू राइट चलेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने की वजह से जब न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो एटम का साइज है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है, वो भी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं, अगर जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, शॉर्ट में लिखता हूं, यहां जगह नहीं है इतनी, जो हमारी एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के, समझ में आ गई बात बेटा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी बेटा, ये आपके सामने प्रूफ भी है बेटा, ठीक है। तो इसको बेटा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, आगे की बात करते हैं अब, मिटा दो उसको, मिटाना क्या, अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। मैं आपको बेटा अब क्या करने वाला हूँ, ये पूरा मैं आपको बना ही रहा हूँ नोट्स, ठीक है। तो मैं आपको इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो मैं पीडीएफ बना लूंगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो हमारा चैनल है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन पे आपको कल लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप डाउन कर लेना बेटा, ठीक है।
ठीक है बेटा बात, एक सेकंड बेटा जरा एक कॉल सुन लूं मैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं नंबर 2। ये तो हमने बात करी पीरियड की, अब बात करते हैं बेटा कॉलम की, या कॉलम के ग्रुप बोलते हैं बेटा, ठीक है। ग्रुप की बात करते हैं, इसको कॉलम ही बोलते हैं। कॉलम को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बोला जाता है बेटा। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं बेटा। अब ग्रुप में अगर मैं किसी ग्रुप का नाम लेता हूं बेटा, जैसे है, ली, ना, की, रुबीना, से, फ्रेंडशिप, ये है बेटा जैसे, ठीक है। अब ग्रुप में अगर मैं अप टू डाउन आऊं बेटा, अगर ग्रुप में मैं अप टू डाउन चलूं, अप टू डाउन चलूं, तो क्या होगा बेटा? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने, अब देखो बेटा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। कैसे बेटा? देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर वो लिखता हूं, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका होगा बेटा 1s2 और 2s1, ठीक है। सेकंड शेल हो गई, फर्स्ट शेल थी, सेकंड शेल आ गई। इसका देखो बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखो थर्ड शेल आ गई, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये 1 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, उसके बाद 4s1, ठीक है, 4s1। ये फोर्थ शेल आ गई बेटा, समझ में आ गई बात। जब ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, जब हम अप टू डाउन चलते हैं ग्रुप में, यहां से लिखता हूं बेटा, ठीक है। ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं बेटा। कैसे? पहले 1s वाला कितना छोटा सा स्फीयर होता है, उसके बाद ये है 1s, ठीक है। उसके बाद 2s का स्फीयर थोड़ा बड़ा होता है बेटा, 1s तो अंदर होता है, उसके बाद 2s, ये हो गया आपका 1s, ये हो गया आपका 2s, ठीक है। उसके बाद जब और नीचे चलेंगे तो 3s का स्फीयर और बड़ा हो जाता है। उसके बाद और नीचे चलेंगे, तो 4s का स्फीयर और भी बड़ा होता है बेटा, ठीक है। तो जैसे ही आप ग्रुप में अप टू डाउन चल रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो हम कहेंगे जो अप टू डाउन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है बेटा बात। एटम का साइज बढ़ने से बेटा एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ऊपर से नीचे चलने पर रेडियस बढ़ेगी, यानी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीज होगी। ऐसे लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होगी, और राइट टू लेफ्ट आने पर इंक्रीज होगी बेटा। तो समझ में आ गई बात यहां तक आपको? तो सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी बेटा? हाइड्रोजन की, ठीक है बेटा बात यहां तक। अब आगे देखो बेटा जरा, अब कुछ एक्सेप्शन है बेटा। अब एक्सेप्शन देख लो बेटा क्या है। अब फर्स्ट पीरियड की बात करते बेटा। फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है, कौन कौन सा? हाइड्रोजन है और हीलियम है। अब देखो यहां तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो क्योंकि इसका मतलब तो क्या है, हीलियम की एटॉमिक रेडियस कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, जो हमारा जो हम ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेडियस ऑफ हीलियम इज लेस देन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये होना चाहिए। बट ये गलत है, क्यों? क्योंकि बेटा ये तो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, और ये बनाता है बेटा, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ पे कौन सी रेडियस निकालते हैं? कोवलेंट रेडियस। और इसके लिए कौन सी रेडियस निकालते हैं? वंडर वॉल रेडियस। और वंडर वॉल रेडियस में गैप होता है बेटा, आपको पता होगा ना। दो हीलियम का अगर हमें रेडियस जाननी है तो हमें वंडर वॉल का मेथड ही लगाना पड़ेगा। और आप देख रहे हो ये वाली जो रेडियस है हाइड्रोजन के लिए ओवरलैपिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे वंडरवॉल मेथड से निकाले गई ये रेडियस और यहाँ पे निकाली गई कोवेलेंट मेथड से, तो बड़ी कौन सी होगी? हीलियम की। तो एक्सेप्शन है बेटा। तो हीलियम की एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है किससे? हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस से। ये बात को ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है बेटा, बात यहां तक। अब एक एक्सेप्शन और बताता हूं बेटा मैं आपको। जैसे सेकंड पीरियड में देखो बेटा, देखो बेटा ये सेकंड पीरियड है आपका, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट चलते हैं बेटा। लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट चलने पर क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो एटॉमिक रेडियस है बेटा वो डिक्रीज करती है। ये बात आपको मैंने बताई है अभी, ठीक है। लेकिन नियोन के केस में ये नहीं होगा। नियोन एक इनर्ट गैस है। इन सब में ये सब तो बनाएंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आ गई बात यहां तक। लेकिन जो नियोन है ये क्या बनाएगा? वंडरवॉल रेडियस। मतलब इसके लिए रेडियस का मेथड कौन सा होगा? वंडरवॉल रेडियस पे बात होगी। हमारा जो मेथड है जो कह रहा है कि लेफ्ट राइट चले, जो ट्रेंड बनाया हमने लेफ्ट राइट चले, डिक्रीज होगी, लेकिन बस फ्लोरीन तक। नियोन की रेडियस सबसे बड़ी होगी। समझ में आ गई बात यहां तक। तो हम यहां कहेंगे कि रेडियस ऑफ नियोन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ लिथियम। समझ में आ गई बात यहां तक। उसके बाद रेडियस ऑफ हीलियम, ठीक है, ठीक है, ये बी है खाली। रेडियस ऑफ बोरॉन, फिर रेडियस ऑफ कार्बन, ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ नाइट्रोजन और उसके बाद रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात बेटा यहां तक आपको, ठीक है। तो क्योंकि अगर ऐसे चलने पर रेडियस डिक्रीज होती है, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन तक। यहाँ पे वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन किया जाता है इनर्ट गैसेस के लिए, क्योंकि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते बेटा, ठीक है। तो इसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, एक्सेप्शन है। सभी इनर्ट गैसेस के लिए यही चीज फॉलो होगी बेटा। समझ में आ गई बात यहां तक आपको, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। ये भी एक एक्सेप्शन है। ओके बेटा। तो बेटा आज के लिए भी मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। 1-1.5 घंटे में मैं दोबारा लाइव आऊंगा और इसको खत्म करूंगा। फिर मैं उसके बाद जो मैंने आपका थंबनेल लगाया था ना, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो मैं 1 घंटे बाद दोबारा से लाइव आऊंगा। वो मैं आपको तीनों कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आज ही बेटा मैं आपका केमिकल बॉन्डिंग भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटा। बात तो बने रहेगा बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।